हेलो बच्चों, तो आज हम उसके आगे से देखेंगे कि मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव। ठीक है, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी कि मनुष्य के अंदर सूक्ष्मजीव कैसे प्रवेश करते हैं? हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक से चले जाते हैं अंदर, और हम पानी पीते हैं, यदि पानी में सूक्ष्मजीव है तो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, और यदि हम भोजन खा रहे हैं तो उसमें भी प्रवेश कर सकते हैं। और संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। संचरण मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे फैल सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। यानी कि जो हमें फिजिकली, जैसे हमने हमारे लार थे, यानी हमने किसी को छुआ, यानी हमने सांस लिया, तो वो जीवाणु हमारे अंदर है, जो हम यदि संक्रमित है, हमारा जीवाणु जो है अंदर है, यदि हमने छींका तो वो बाहर आ जाता है, और जो भी व्यक्ति स्वस्थ है उसके अंदर चला जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है? रोगी व्यक्ति बन जाता है। इस प्रकार से रोग के कुछ उदाहरण जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग इसी के कारण होता है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक यानी कि वायरस भी बाहर आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं? यानी कि जो बूझो कह रहा है कि आप संचरणीय रोगों का फैलना, यानी कि जो इस प्रकार संचरणीय, यानी हमने छींका तो कुछ सूक्ष्म बूंदें बाहर आई, उसमें से आप जो स्वस्थ व्यक्ति था उसके अंदर चली गई, वो भी संक्रमित हो गया, तो इसको किस प्रकार रोक सकते हैं? तो पहली बोल रही है कि हमें छींकते समय अपने मुँह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा, तो यही है, संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाई जा सकती है। इस प्रकार से संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी जो है बनाई जा सकती है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों को के रोगवाहक का कार्य करते हैं। यानी कि कुछ कीट और जंतु ऐसे होते हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को वाहक का कार्य करते हैं, यानी कि एक उसको फैलाते हैं। ठीक है, घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। यानी जो घरेलू मक्खी है वो सूक्ष्मजीव द्वारा फैलने वाले रोग को बढ़ाती है, क्योंकि मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है और रोगाणु उस शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु स्थानांतरण संभव है। यानी कि जो मक्खी है वो क्या की, एक कूड़ेदान में बहुत सारा कचरा पड़ा है, उसमें बहुत सारे सूक्ष्मजीव हैं जो उसको अपघटित कर रहे हैं, मक्खी गई उस पर बैठ गई, इसके बाद कुछ रोगाणु जो है उसके शरीर पर चिपक जाएंगे। वह आई और यदि हमने बिना ढका खाना ऐसे ही रख दिया है तो आई खाने पे बैठ गई, कुछ रोगाणु जो है वो खाने में डाल दी, इसके बाद हमने खाना खाया तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में जो है वो सूक्ष्मजीव प्रवेश कर जाएंगे और व्यक्ति जो क्या है बीमार पड़ जाएगा। अतः यही सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढक कर रखा जाए, जिस कारण से ढक कर रखा जाएगा, जिस कारण से मक्खी जो है उस पर नहीं बैठेगी। और मादा एनाफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है, जैसे कि मच्छर प्लाज्मोडियम, यानी कि मच्छर प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी कहते हैं, क्योंकि यह मलेरिया परजीवियों का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू के नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? तो पहली बोल रही है, अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका रहने नहीं देना चाहिए, क्योंकि कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क यानी कि बहुत ही सूखा रखकर हमें मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ठीक है, जिसे अपनाकर मलेरिया, इस प्रयास को अपनाकर आप मलेरिया को रोक सकते हैं, मलेरिया फैलने से रोक सकते हैं। यहाँ पे कुछ सारणी दी गई है जिसमें सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग के उदाहरण दिए गए हैं। यानी कि जो क्षय रोग है, जिसको हम ऐसे नॉर्मली टीबी भी बोलते हैं, तो इसका रोग कारक जो है वो जीवाणु है और यह वायु में फैलता है। यानी कि जिसको क्षय रोग है यानी टीबी, वो बहुत ज़्यादा खांसता है, यदि वो खांसता है तो उसके अंदर के कुछ सूक्ष्मजीव बाहर आ जाते हैं और जो व्यक्ति ठीक है उसके अंदर चले जाते हैं, यानी वह जब सांस लेता है तो उसके अंदर चले जाते हैं और उससे भी टीबी हो जाता है। तो इसका बचाव है कि ऐसे व्यक्ति, ठीक है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना चाहिए, उचित समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। देखिए, तो क्या कराना चाहिए, ये जो है
खसरा है वो वायरस के कारण होता है, और वो भी कैसे होता है, वायु के संपर्क में। और इसका भी बचाव यही पहले वाले की तरह है। और चिकन पॉक्स यानी कि जिसे हम छोटी माता भी बोलते हैं, वह भी वायरस के कारण होता है, ये भी वायु से सीधे संपर्क में होता है। पोलियो भी, ये जो चारों हैं, ये चारों का फैलाव का तरीका एक ही है, मगर जो क्षय रोग होता है टीबी, ये जीवाणु के कारण होता है, और खसरा, छोटी माता और पोलियो जो है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो हैजा है और टाइफाइड है, ये दोनों जीवाणुओं के कारण होते हैं। ये जल और भोजन के द्वारा फैलते हैं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबालना पेयजल एवं मतलब आपको उबला हुआ जल पीना चाहिए और टीकाकरण कराना चाहिए, और भली भांति पके हुए भोजन को खाना चाहिए, जिसके कारण आपको हैजा और टाइफाइड न हो। और ये जो है किसके कारण होते हैं, जीवाणु के कारण। ये मक्खियाँ जो है जल और भोजन पे बैठ के उनको रोगजनक यानी कि सूक्ष्म जीवों को फैला देती हैं, जिसके कारण ये सब होता है। और हेपेटाइटिस ए, ये वायरस के कारण होता है, और ये इसका फैलाव स्थानीय यानी कि जो जल होता है उसके द्वारा मनुष्य के शरीर के अंदर पहुंच जाता है। और इसका बचाव है कि उबले हुए पेय जल का प्रयोग और टीकाकरण, यानी कि जब भी आपको जल पीना है तो आपको उबाल कर ही पीना है, और आपको टीकाकरण का भी प्रयोग कराना है। और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो कि मच्छरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। और मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने दें, जिससे न ही मच्छर पैदा होंगे, न ही वे वाहक बनेंगे। ठीक है। तो मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, अगला टॉपिक है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, यानी कि अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग कारक नहीं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य द्वारा मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु का खोज किया था। ये एंथ्रेक्स रोग के कारक हैं। देखो क्या होता है कि कुछ जो हैं सूक्ष्मजीव वह न केवल पौधों बल्कि जंतुओं के लिए भी रोग कारक होते हैं, यानी कि वे सभी के लिए रोग कारक उत्पन्न करते हैं। उनमें से एक का उदाहरण है एंथ्रेक्स। ये मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। ये मनुष्य में भी होता है और मवेशी यानी कि गाय भैंस बकरी में भी होता है, जो जीवाणु द्वारा होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह रोग, यानी कि उनका खुर है और जो मुंह है वहाँ पे पकने लगेगा, ये जो है वायरस के कारण होता है। इस रोग को खुरपका और इसको मुंह पका भी बोलते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कारक जो हैं वो सूक्ष्मजीव, यानी कि अगला टॉपिक है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा एवं सेब इत्यादि पर पौधों में रोग कारक है। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी होते हैं जो कि आलू, गन्ना, संतरे, सेब इस सब के पेड़ों में जो है रोग कारक बन जाते हैं, यानी कि रोगों को फैला देते हैं, और रोग के कारण जो है फसल अच्छी नहीं होती, उनमें कमी आ जाती है। और तालिका 2.2 में कुछ पौधे दर्शाए गए हैं जो कुछ रसायनों का प्रयोग करके उन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब तालिका 2.2 को देखेंगे कि यानी कि पादप रोग कौन से हैं। नींबू कैंसर, यानी कि जो नींबू है उसमें कैंसर हो गया, तो किस कारण से होता है, जीवाणु के कारण। ये किस कारण फैलता है, वायु के कारण, यानी कि हवा आई एक नींबू के पेड़ से दूसरे नींबू के पेड़ में गया, ऐसे हो जाता है। और चित्र देखो, नींबू का कुछ कलर ऐसे हो जाएगा। और गेहूँ का रस्ट रोग, ये कवक के कारण होता है, और ये भी वायु के फैलाव द्वारा ही होता है। और बीज जैसे एक दूसरे के बीज जो है सट गए तो उसमें भी हो जाएंगे, तो वो जो है कुछ देखने में इस प्रकार होता है। और भिंडी का पित्त रोग वायरस के कारण होता है, यानी कि भिंडी की पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाएंगी। अब फूड पॉइजनिंग हम देखेंगे। खाद्य विषाक्तन यानी कि फूड पॉइजनिंग, यानी भोजन जो है वो जहर के समान हो गया। बूझो कि एक मित्र ने उसे पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन होने लगी, यानी कि उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया यह खाद्य विषाक्त के कारण होने वाली स्थिति है, यानी कि उससे क्या हुआ, फूड पॉइजनिंग हो गया। तो पहले को बहुत ही आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है, यानी कि भोजन जो है वो जहर कैसे बन सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन खाने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है।
हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। यह भोजन को विष बना देते हैं यानी जहर के समान बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगग्रस्त हो सकता है यानी इसको रोग हो सकता है, अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं यानी कि भोजन को जो है खराब होने से बचाएं। तो हम देखेंगे खाद्य परिरक्षण। ठीक है, अध्याय 1 में हमने देखा कि खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपयोग के विषय में पढ़ा था हमने, और हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं ये हमें जानना है। कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक जो है वो आक्रमण कर देंगे। कि मान लीजिए हाँ ब्रेड रखा है, कवक ने देखा कि भाई ये गीला गीला स्थान है, चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो उसमें आक्रमण कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, फफूंदे लगा देंगे। तो सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं यानी कि गंदा कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है और इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? आपको बताना है कि भोजन का संदूषण यानी भोजन का दूषित होना कौन सी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें खा नहीं पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती थी कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता, खराब नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण की कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्मजीवों से बचाने का उपाय करना चाहिए। पहला देखेंगे रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किए जाने वाला एक तरीका है। ठीक है, अतः इसे परिरक्षक कहते हैं यानी कि यह बचाता है। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिसमें सूक्ष्मजीव की वृद्धि नहीं होती। जैसे हम अचार बनाते हैं तो आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि आम हम ऐसे रखते हैं तो सड़ जाता है, लेकिन हम अचार बनाते हैं तो क्यों नहीं सड़ता, क्योंकि जो उसमें नमक और तेल डाला गया है वह रोगों से बचाने का कार्य करता है यानी वह उसको सड़ने नहीं देता। तो सोडियम बेंजोइड तथा सोडियम मेटाबाइलसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं क्वास्कक बनाने में इस रसायनों का प्रयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। यानी जैम के लिए किसका प्रयोग होता है, मेटाबाइलसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट का। नमक द्वारा परिरक्षक यानी कि नमक द्वारा हम कैसे बचा सकते हैं। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षक के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। यानी कि जो मांस मछली है उसके संरक्षक के लिए नमक का उपयोग काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। तो जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं और नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। नमक का प्रयोग इतने सारे परिरक्षण में किया जाता है। अब देखेंगे कि चीनी का द्वारा कैसे परिरक्षण किया जाता है। तो जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषित करने वाले जीवाणुओं को वृद्धि का नियंत्रण करता है। यानी कि जो चीनी होता है उसके द्वारा क्या होता है, खाद्य पदार्थ में नमी जो है वो कम आती है, जिसके कारण जो सूक्ष्मजीव हैं उसमें अपना वृद्धि नहीं कर पाते, जिस कारण वे नष्ट हो जाते हैं। और तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तो तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। यानी जो तेल है और सिरका है वह अचार में डाला जाता है, जिस कारण से अचार जो है सड़ता गलता नहीं, उसमें सूक्ष्मजीव जो है उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि इसमें जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती। और फल, सब्जी, मछली, मांस तथा इसका परीक्षण इस विधि द्वारा भी कर सकते हैं। और गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। ये सबके घर में होता है कि दूध को उबाल कर रखा जाता है। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकते हैं। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता, क्यों? मेरी माँ ने बताया यह दूध पाश्चरीकृत है। पाश्चरीकरण क्या है? यानी कि बूझो कह रहा है कि जो थैली में दूध आता है वह दूषित क्यों नहीं होता। मेरी माँ ने बताया कि यह पाश्चरीकरण, इस दूध का पाश्चरीकरण हुआ है। तो यह क्या है? तो पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्मजीव मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को खोज लुई पाश्चर ने की थी, जिस कारण इसका नाम पाश्चरीकरण रखा गया है। ठीक है,
अब भंडारण तथा पैकिंग देखेंगे कि आजकल मेवे तथा सब्जियों की वृद्धि रोधी सील किए गए हैं पैकेटों में बेचे जाते हैं। यानी कि जो मेवे होते हैं और सब्जियां होते हैं उन्हें वायु रोधी, यानी कि जो वायु है उस पैकेट में नहीं जा सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे पैकेटों में उन्हें सील किया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों से उन सब्जियों का सुरक्षा होता है। अब देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूमिनो पौधे यानी कि दलदल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम मटर, जो कि एक सजीवता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में हम अगले भाग में समझाते हैं। देखिए, जैसा कि हमने लेग्यूम की जड़ें पढ़ी थी, तो लेग्यूम की जड़ें इस प्रकार से होती हैं। ये हो गया पौधे की पत्तियाँ, ये हो गई जड़ें, और देखिए कहीं कहीं पे यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ संरचना है ना, वो है जीवाणु। तो हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे आज। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन सभी सजीवों को आवश्यक संगठन है, जो कि प्रोटीन, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडल का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, यानी कि जो पौधे और जंतु होते हैं, वैसे तो वायुमंडल 78% हमारे वायुमंडल में उपस्थित है जो नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे और जंतु उसे डायरेक्ट उसका उपयोग नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीरे हरे शैवाल जो होते हैं, वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके, मतलब वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेंगे, उसके बाद हमें देंगे। तो स्थिरीकरण करके क्या करते हैं, उसे नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी के जड़ से तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु, यानी जो जंतु पौधों पर निर्भर हैं, वे जंतु प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो हम देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा था कि सबसे पहले वायुमंडल का नाइट्रोजन है, तो वह वैसे तो उनमें नहीं जाएगा, तो वह नीले हरे शैवाल के पास गया कि हमारा स्थिरीकरण करो और किस में डालो, पौधों में डाल दो और जंतुओं को भी दे दो। तो उसने उसका स्थिरीकरण किया, यानी कि जो जीवाणु थे और नीले हरे शैवाल थे, उसने उनका स्थिरीकरण किया। इसके बाद जीवाणु जो है उसे नाइट्रोजन यौगिक में जब परिवर्तित कर दिया, तो उसने किसको दिया? मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक को किसमें दिया? पौधे ने उसे अपने जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया, और उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु के द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैस नाइट्रोजन में परिवर्तित था, वो फिर वायुमंडल में चला गया, और यहाँ से जो पौधे ने किया था वह जंतु द्वारा पौधों का खाना, यानी कि कोई भी पेड़ है, पौधा है, यहाँ पे कोई पौधा हो गया, जंतु ने उसे खाया, उसके बाद उसने गोबर किया, तो वो गोबर फिर मिट्टी में मिल गया, फिर वहाँ से वो क्या हुआ, नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित हुआ, फिर वायुमंडल में चला गया, वहाँ से वायुमंडल में आया, वहाँ से जो जीवाणु थे उन्होंने उसका स्थिरीकरण किया। यानी कि मैं फिर से समझाती हूँ कि देखिए क्या हुआ, वायुमंडल में जो हमारा 78% नाइट्रोजन है, तो उसे किसी जंतु ने, मतलब उसे किसी जंतु ने डायरेक्ट नहीं लिया, तो उसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु जो है, वो नीले हरे शैवाल जो है, उन्होंने उसका स्थिरीकरण किया। इसके बाद उसे क्या किया, उसे मिट्टी में डाल दिया। मिट्टी ने क्या किया, पौधों को दिया, पौधों को जो है गाय भैंस ने खा लिया। उसके बाद उसने गोबर किया, उसके बाद वह फिर मिट्टी में मिल गया। इसके बाद जीवाणु ने उसे गैसीय में परिवर्तित किया, फिर वायुमंडल में चला गया। यह जो है साइकिल हमेशा चलती रहती है। इस साइकिल को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब हम प्रमुख शब्द देखते हैं।